नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दुनिया भर की महत्वपूर्ण खबरों पर पहले डालते हैं एक नजर, फिर कुछ बड़ी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पूर्व सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने संबंधी नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर उनके लिए पाकिस्तान के बाहर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भले ही लंच पर बुलाया रहा हो, लेकिन अमेरिका में आसिम मुनीर की कथित तानाशाही को लेकर आशंका और चिंता जताई जा रही है। अमेरिका के 49 सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्र लिखा है, जिसमें सांसदों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र के खत्म होने को लेकर चिंता जाहिर की है। सांसदों ने रूबियो से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। इन सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने में आसिम मुनीर और सेना के कुछ अधिकारियों का अहम रोल है। ऐसे में इन सभी लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिन सांसदों ने रूबियो को पत्र लिखा है उनमें प्रमिला जयपाल, ग्रेग कैसर, जेम्स पी मैकगवर्न, डी क्लार्क और रशीदा तलीब का नाम प्रमुख है। ये सभी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं। इस पत्र में पाकिस्तान के भीतर खत्म हो रहे मानवाधिकार के मुद्दे को भी उठाया गया है। साथ ही कहा गया है कि जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें चुप कराने के लिए पाकिस्तान की सरकार साम दाम दंड और भेद अपना रही है। अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों ने यह पत्र ऐसे वक्त में लिखा है जब पाकिस्तान के संविधान में बड़ा संशोधन करते हुए सेना प्रमुख को कई बड़े अधिकार दे दिए गए हैं। इस संशोधन के जरिए सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल बनाया गया है। फील्ड मार्शल के पास ही नौसेना, थल सेना और वायुसेना की कमान रहेगी। पाकिस्तान सरकार इस पद पर आसिम मुनीर को नियुक्त करने की तैयारी में है। उधर भारत की सीमा से लगे नेपाल के मधेश प्रांत में राजनीतिक उथल पुथल जारी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 2 महीने के भीतर 3 मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं। मधेश प्रांत के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव को बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सरोज कुमार यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अदालत ने उन्हें लंबे समय तक असर डालने वाले फैसले लेने से रोक दिया था और 24 घंटे के भीतर विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया था। नेपाल का मधेश प्रांत भारतीय सीमा से लगा हुआ है। यहाँ की विधानसभा में कुल 107 सदस्य हैं। विश्वास मत के लिए 54 वोट चाहिए थे, लेकिन यादव के पास केवल 25 सदस्यों का समर्थन था। ऐसे में उन्होंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। इससे पहले 10 अक्टूबर को जनमत पार्टी के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एलएसपी के जितेंद्र सोनल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी विश्वास मत न मिलने के कारण 1 महीने में ही हट गए। फिर यूएमएल के सरोज कुमार यादव को रातों रात एक होटल में शपथ दिला दी गई। मधेश विधानसभा में 10 पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। कोई भी दल अकेले या 2-2 गठबंधन से बहुमत नहीं जुटा सकता। इसीलिए बार बार ये स्थिति पैदा हो रही है। और अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की, जिसके मुताबिक अफीम के उत्पादन में कुछ ऐसे देश आगे बढ़ते दिख रहे हैं जो पहले इस सूची में नहीं रहते थे। जी हां, अफीम की खेती की जब बात होती है तो अफगानिस्तान का नाम जहन में आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां इसकी खेती भी खूब होती है और तस्करी भी। लेकिन अब तक दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादकों में गिना जाने वाला अफगानिस्तान अब इस मामले में पिछड़ता दिख रहा है। और इस मामले में आगे बढ़ने की होड़ में भारत का पड़ोसी देश म्यांमार काफी आगे निकलता दिख रहा है। म्यांमार दुनिया का नया अफीम उत्पादक देश बनकर उभर आया है। गृह युद्ध की आग में फंसे म्यांमार में इस साल अफीम की खेती ने पिछले 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। संयुक्त राष्ट्र के नशीले पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी यूएनओडीसी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि जैसे जैसे देश में अस्थिरता, हिंसा और गरीबी बढ़ी है, वैसे वैसे किसान दोबारा उसी फसल की ओर लौट रहे हैं जो उन्हें नगद में कमाई देती है, यानी अफीम। यूएनओडीसी की म्यांमार ओपियम सर्वे 2025 के अनुसार अफीम की खेती का क्षेत्र 2024 की तुलना में 17% बढ़कर 53,100 हेक्टेयर हो गया है। यह 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। हिंसा से प्रभावित इलाकों में औसत पैदावार 13% घटी है, लेकिन बाकी इलाकों में बढ़ी हुई खेती ने इसकी भरपाई कर दी। कुल उत्पादन 1% बढ़कर करीब 1010 मीट्रिक टन पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने साल 2021 में अफीम उत्पादन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद अफीम के वैश्विक अवैध बाजार में भी भारी कमी आई। अफगानिस्तान परंपरागत रूप से हेरोइन का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। वहां उत्पादन गिरने से सप्लाई में कमी आई और भाव आसमान छूने लगे। इसी खाली जगह को म्यांमार ने तेजी से भरना शुरू कर दिया।
रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में भी अब म्यांमार से हेरोइन पहुंचने के संकेत मिले हैं। हाँ, मात्रा अभी जरूर कम है। और अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। पुतिन आज से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। शुक्रवार को होने वाले 23वें भारत रूस सालाना शिखर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इस सम्मेलन में व्यापार और ऊर्जा साझेदारी पर चर्चा के साथ साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें उनके रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भी शामिल हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच लड़ाकू विमान खरीदने के समझौते पर भी बात होने की संभावना है। रूसी रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि रूस की उन्नत S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति बैठक के एजेंडे में अहम मुद्दा होगी। भारत के पास फिलहाल 3 S-400 यूनिट हैं, जबकि 2 की डिलीवरी 2018 के समझौते के तहत अभी लंबित है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस भारत को अपने अत्याधुनिक Su-57 लड़ाकू विमानों के सह उत्पादन का प्रस्ताव भी दे सकता है। दरअसल अमेरिकी टैरिफ के कारण हुए कारोबारी नुकसान की भरपाई का रास्ता खोजना फिलहाल भारत के लिए एक बड़ी प्राथमिकता है। इसमें रूस बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन पुतिन की इस यात्रा और दोनों देशों की तरफ से दिख रही गर्मजोशी के बावजूद ट्रंप फैक्टर एक चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में अधिकारियों को चिंता है कि रूस के साथ कोई भी नया ऊर्जा या रक्षा करार ट्रंप को और ज्यादा नाराज करने की वजह बन सकता है, क्योंकि भारत को उम्मीद है कि साल के अंत तक अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछली बार साल 2021 में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले साल रूस गए थे। इस साल सितंबर में चीन में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन में भी पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी। भारत और रूस में पुरानी दोस्ती है। साल 1947 में आजाद देश बनने के बाद भारत ने भले ही गुटनिरपेक्षता की घोषित नीति अपनाई हो, लेकिन सोवियत संघ की ओर उसका झुकाव कई मामलों में स्पष्ट तौर पर दिखता रहा है। इस नजदीकी की वजह यह भी थी कि उस दौर में ऐसे कई मौके आए जब रूस ने भारत की मदद की। भारत को हथियारों की जरूरत थी तो सोवियत संघ उसका सबसे बड़ा सप्लायर बना। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और बांग्लादेश के गठन के समय जटिल भू राजनीतिक स्थितियों में जब अमेरिका और चीन इस्लामाबाद के साथ थे, तब सोवियत संघ ने भारत का समर्थन किया था। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच संतुलन बनाकर रखा। उसने रूस के साथ अपने करीबी रिश्तों का मुखरता से बचाव किया और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति को जायज ठहराया। लेकिन अब दोनों देशों के बीच कायम दशकों पुराने व्यापारिक सामरिक सहयोग में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा व्यवधान बन गए हैं। अमेरिका और भारत के बीच पनपे हालिया तनाव की पृष्ठभूमि में पुतिन का भारत भ्रमण कूटनीतिक रूप से और भी अहम माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान तो मोदी सरकार के साथ ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप भारत के खिलाफ नजर आने लगे। व्यापारिक असंतुलन से शुरू हुआ असंतोष गंभीर तनाव में बदल गया। उधर ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। भारत का तर्क है कि अपनी बड़ी आबादी के मद्देनजर बढ़ते ऊर्जा खर्च को पूरा करने के लिए यह आयात जरूरी है। वहीं अमेरिका का आरोप है कि तेल की खरीद रूस को फंड मुहैया करा रही है, जिसकी मदद से वो यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। रूसी तेल की खरीद के कारण ही ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे कुल ड्यूटी बढ़कर 50% हो गई। अब रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारतीय रिफाइनर रूसी कंपनियों से तेल की खरीद बंद कर रहे हैं। अब उन कंपनियों से तेल खरीदने पर ध्यान दिया जा रहा है जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा है। हालांकि तेल खरीद के अलावा भी रूस ऊर्जा क्षेत्र में भारत का अहम सहयोगी है। तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूसी सहयोग से बना परमाणु ऊर्जा संयंत्र इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत और रूस परमाणु ऊर्जा में आपसी सहयोग और बढ़ाना चाहते हैं। यही नहीं, पुतिन की यात्रा यूक्रेन के लिए प्रस्तावित शांति योजना के लिहाज से भी काफी अहम है। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस और पुतिन की सीधी निंदा नहीं की है। आज के लिए बस इतना ही।